हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर दिया हुआ है वो सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी सीधी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री। और इसमें केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर दिया हुआ है वो सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न जो है वो एक एक करके सभी चैप्टर का पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, ताकि आने वाला जो फिजिक्स होगी, उसके बाद ज्योग्राफी होगी, उसके बाद हिस्ट्री होगी, ये सारी वीडियो आपको एक एक करके हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का केमिस्ट्री क्लास 9th का केमिस्ट्री है और इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। ये क्लास 9th का केमिस्ट्री है और चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है आपका, यहाँ पर है केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें दिया हुआ प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है कि निम्न में पदार्थ का मौलिक गुण है। तो पदार्थ का मौलिक गुण जो होता है यह द्रव्यमान और आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? तो द्रव्यमान और आयतन। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। पदार्थ के कण। तो पदार्थ के कण जो है ना अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, इन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनमें से इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो यह आपका होगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य यह पदार्थ का गुण नहीं है। उसके बाद घनत्व, संपीड्यता और विचलन ये सभी पदार्थ का गुण है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य यह पदार्थ का गुण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो यह होता है आपका ठोस का। ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो यह घनत्व जो है ना सबसे अधिक किसका होता है? तो ठोस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठंडक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे वायु का दाब घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन यह कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कहता है फ्रेंड्स कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका द्रव्यनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि पदार्थों के
कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका अंतराण्विक बल। क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, तो यह कहलाता है आपका विसरण। विसरण प्रक्रिया से इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो यह आपका ठंडा पेय। ठंडा पेय क्या है? यह एक आपका क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो यह आपका स्नेह। स्नेह पदार्थ नहीं है। उसके बाद हवा, जल, भोजन, ये सभी क्या है? पदार्थ है। लेकिन स्नेह यह क्या है? आपका पदार्थ नहीं है। तो इसका यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, स्नेह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16 है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो यह होता है आपका गैस। गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यह होता है आपका ठोस में। ठोस में क्या है? अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो ये आपका है आकार। आकार जो है ना, द्रव में अनिश्चित होता है आकार। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ जो होता है ना, जल से हल्की होती है। यही कारण है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है। तो ये आपका होता है 373.15। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 273 डिग्री में 100 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। केल्विन में मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, सेल्सियस दिया हुआ है 100 डिग्री सी, तो ताप का केल्विन में मान होगा, तो यह हो जाएगा आपका 373। क्यों? क्योंकि केल्विन में इसका मान, एक केल्विन बराबर क्या होता है? 273 होता है। 273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 डिग्री सी ताप दिया हुआ है सेल्सियस में, तो केल्विन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 100 इस पर हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 373.15। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप दिया हुआ है 673.15, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? इसको हम घटा देंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा घटाने पर, क्योंकि एक केल्विन बराबर होता है 273.15 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केल्विन दिया हुआ है, तो सेल्सियस निकालना है, तो क्या करेंगे हम? इसको 273 माइनस कर देंगे, तो 673 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्च ताप। ठीक है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च ताप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने। आर्द्रवायु में गीले कपड़े सूखते हैं, तो कारण है, तो आर्द्रवायु में गीले कपड़े जो है ना, देर से सूखता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो ये आपका ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, यह सही नहीं है। क्योंकि क्या कि ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो होता है ना, यह द्रव से अधिक नहीं होता है, द्रव से कम होता है। तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 27 है कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ जो होता है वह द्रव में परिवर्तन हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है। तो उपर्युक्त इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो यह हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो आयोडीन जो है ना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो ये आपका नंगी आँखों से दिखाई नहीं देना, यह पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्थान गिरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, ये सभी क्या है, पदार्थ का गुण है, याद रखिएगा। ठीक है, पदार्थ का गुण में क्या क्या होता है, स्थान गिरता है पदार्थ, उसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। लेकिन नंगी आँखों से दिखाई नहीं देना, यह क्या है, पदार्थ का गुण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है। तो हम आपको बताए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में आपका हो जाएगा 273 केल्विन। कितना हो जाता है, 273 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन ठोस नहीं है। तो ये आपका पारा। ठीक है, पारा ठोस नहीं है। क्या किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ पर ठोस पूछ रहा है, तो पारा ठोस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में द्रव को चुने। तो ये आपका जल द्रव होता है। ठीक है, वाष्प, बर्फ, हवा ये सब नहीं होगा। ये सब द्रव कौन है, तो द्रव आपका ये जल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है। तो यह होता है 3 अवस्थाओं में। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो ठोस में। ठीक है, ठोस में जो है ना आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 36 है। 36 कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो यह हो जाता है ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद आपका कपूर हो गया, ये सभी क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क बर्फ क्या है। तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो शुष्क बर्फ क्या है, यह है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो ये आपका लोहा तरल पदार्थ में नहीं आता है। उसके बाद जल, पारा, हवा ये सब तरल पदार्थ में आता है, लेकिन लोहा ये आपका तरल पदार्थ नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, प्रश्न नंबर 40 कह रहा है फ्रेंड्स आपके सामने है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कारण क्या है कि जल के कणों के बीच क्या हो जाता है? वह व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाने के कारण एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जल के कणों के बीच क्या हो जाता है? वह व्यवस्थित हो जाता है। क्या? चीनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है कि निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? तो ये आपका है हवा। हवा में क्या है कि अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका संपीड्यता। क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को हम संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो ये आपका हवा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 कहता है फ्रेंड्स कि जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि? तो इसका कारण है कि बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है ना, जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है वह जल के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 कहता है कि वायु है, तो वायु क्या है? गैस है। ठीक है, वायु जो है ना विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो वायु क्या है? गैस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने कि धातु की बाल्टी है, तो धातु की बाल्टी जो होता है ना ठोस होता है। ठीक है, धातु की बाल्टी कैसी होती है? ठोस होती है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूध है, तो दूध आपका ये द्रव है। दूध क्या है? द्रव है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने। स्पंज है, तो स्पंज क्या है आपका? ये आपका क्या है? आपका ठोस है। स्पंज क्या है? ये आपका ठोस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये कम होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गैसों की संपीड्यता होती है तो अधिक होता है। गैसों की संपीड्यता कैसी होती है? अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न 52 है कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, याद रखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें 273 में हम जोड़ देंगे 20 डिग्री सेल्सियस को, तो ये हो जाएगा आपका 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में पूछ रहा है, केल्विन में यह पूछ रहा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 293 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा,
तो क्या करेंगे हम 273 घटा देंगे तो 473 डिग्री 473 केल्विन में से हम 273 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है, तो द्रवण ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवण ऊष्मा कहलाता है। किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? द्रवण ऊष्मा कहलाता है। द्रवण ऊष्मा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन पदार्थ की समान अवस्था नहीं है? तो ये आपका प्लाज्मा। ठीक है, निम्न में कौन पदार्थ की समान अवस्था नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 57 है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो ये आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने कि पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थों के विसरण की दर के लिए सही क्रम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 की तरफ। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो ये होता है सतह पर। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो सतह पर होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तो ताप क्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, ताप क्रम बढ़ने और दाब घटने से। तो इनमें से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 61 है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये आपका वायु का घनत्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? एक स्वतः होने वाली क्रिया है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक स्वतः होने वाली क्रिया है। और क्या होता है कि द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है और उसके बाद शीतलता उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। तो इसका जो है ना उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 की तरफ। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ये आपका है क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा ये आपका क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 65 कहता है, प्रश्न नंबर 65 है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो ये आपका है H2O। ठीक है, H2O क्या है? वायुमंडल में उपस्थित गैसों में यह क्या है? वाष्प है। ठीक है, H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2O जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 66 कहता है कि प्लाज्मा क्या है? तो यह एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था ये आपका है प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका विसरण। विसरण के वजह से ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है। तो ऐसा किस लिए होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये होता है विसरण के द्वारा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा ए, विसरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। नहीं, ये नहीं होता है। क्या है? सतह के ऊपर होती है। तो वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के ऊपर होती है, अंदर नहीं होती है। तो यही इसका सही नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? तो ये आपका गंधक। गंधक ऊर्ध्वपातित क्या है? ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। उसके बाद जो है ना आयोडीन, नौशाद, कपूर, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो गंधक आपका ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गंधक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 70 है, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन के वजह से। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 71 है कि खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? तो उसमें क्या होता है? इथाइल मार्केप्टेन होता है। इथाइल मार्केप्टेन होता है। जो खाना बनाने वाली जो गैस की गंध जो है ना, किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इथाइल मार्केप्टेन उसमें भरी हुई रहती है, जिसके कारण गैस लीकेज होने पर हमें उस गैस की गंध जो है ना की पता चल जाती है कि गैस यहाँ पर रिस रहा है। तो उसमें क्या मिलाया रहता है? इथाइल मार्केप्टेन ही मिलाया रहता है। भोजन बनाने वाली जो गैस होती है, तो उसमें गैस को रिसाव को पहचानने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? इथाइल मार्केप्टन, जिसकी गंध से हम पहचान लेते हैं कि गैस लीकेज हो रही है। तो उसमें क्या मिलाया रहता है? इथाइल मार्केप्टन मिलाया रहता है। ठीक है, एलपीजी गैस में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैस का दाब। ठीक है, गैस का दाब कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 73 है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? तो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है आपका वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? 1 लाख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका संकलन की गुप्त ऊष्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की तरफ। प्रश्न नंबर 75 कहता है
कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है, तो ये आपका होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यह आपका क्या होता है, ऊर्ध्वपातित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 है आपके सामने कि गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है, तो ये आपका है गैस का दाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 है आपके सामने, निम्नलिखित में द्रव में कौन सा निश्चित है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, तो ये आपका आयतन। आयतन जो होता है ना द्रव में निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 78 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो ये आपका है 283 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 केल्विन में हम क्या करेंगे, 273 में हम 10 जोड़ देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 283 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, उसका ताप घट जाता है। जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 है आपके सामने, सही कथन को चुनें, तो पदार्थ कणों से बना होता है, यह इसका सही कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है आपके सामने, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं कौन सा है, तो ये आपका पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, नहीं ये सही नहीं है आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो ये आपका है क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, ये आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो ये आपका गैस का होता है। गैस का आकृति, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में पदार्थ को चुने, तो आपका सी हो जाएगा बादल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 85 आपके सामने है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है, किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 है आपके सामने, बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है। यानी बर्फ के टुकड़ा गर्म करने पर पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम क्या होता है, स्थिर रहता है, तो उसमें जो ऊष्मा दी जा रही है वह ऊष्मा कहाँ चली जाती है, तो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। तो उपयुक्त इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 है आपके सामने, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है, तो ये आपका हो जाएगा विसरण। भोजन की गंध हो या इत्र की गंध हो, ये जो है ना किस तरह से महसूस होता है, किस क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 89 कहता है कि निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है, तो ये आपका बहाव का अभाव, ये द्रव का गुण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 90 है, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया है, तो ये आपका है संघनन। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, संघनन।
गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 91 है आपके सामने है। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? तो इसको हम रखेंगे थाली में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है आपके सामने, निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो बहाव या ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 93 कहता है, प्रश्न नंबर 93 है कि वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? तो ये होता है सामान्य तापक्रम पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये आपका सूती वस्त्र जो होता है, सूती कपड़ा जो होता है, यह गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 है। प्रश्न नंबर 95 पर हम लोग आ गए। प्रश्न नंबर 95 कहता है, किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? हिमांक होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? हिमांक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 है आपके सामने, किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम। तो किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम यह आपका स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 है आपके सामने, कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस यह क्या है? एक द्रव होता है। सिलेंडर में भरा हुआ जो एलपीजी गैस जो होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यह किस अवस्था में होता है? यह द्रवीय अवस्था में होता है। यह क्या है? एक द्रव है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो सिलेंडर में भरा हुआ जो गैस होता है ना, वह किस अवस्था में होता है? एक द्रव अवस्था में होता है। तो क्या है? यह एक द्रव है। एलपीजी क्या है? यह एक द्रव है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कहता है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो ये आपका चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है आपके सामने, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतराण्विक बल। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 100 आ गए हम प्रश्न नंबर 100 पर। प्रश्न नंबर 100 कहता है फ्रेंड्स, क्या कहता है? सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है। चलिए, तो इसमें सही कथन हो जाएगा, ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 101 है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 101 है कि ठोस पदार्थों का संपीड़न, तो ये आपका होता है द्रव और गैस से कम होता है। ठोस पदार्थों का संपीड़न द्रव और गैस से कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 102 है। अगला प्रश्न है 102 कि जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण का दर सही क्रम चुने। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पेट्रोल सबसे पहले पेट्रोल का सबसे पहले वाष्पीकरण होगा सबसे तेज, उसके बाद होगा स्पिरिट, उसके बाद जल। तो ये इसका सही क्रम हो गया, पेट्रोल, स्पिरिट और जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, वाष्पीकरण की क्रिया से तो ठंडक पैदा होती है। वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? ठंडक पैदा होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्न था, 103 प्रश्न इसमें दिया हुआ था। 103 प्रश्न चैप्टर 1 में दिया हुआ था। क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 में जो 103 प्रश्न दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव, वो सभी प्रश्न को अब हम पढ़ लिए हैं। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है।
यह चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। आज आपकी हम केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। हम आपके आज केमिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर इसमें दिया हुआ है सभी चैप्टर को आज हम समाप्त कर देंगे, क्लियर कर देंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स 9th का। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कल हम लेकर आएंगे आपके लिए फिजिक्स। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो आपका ए हो जाएगा जल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो ये आपका वायु। वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विलयन है। तो ये आपका लवण विलयन। लवण क्या है, विलयन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट ऑप्शन लवण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मटमैला। मटमैला जल यह क्या है, निलंबन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मटमैला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है। तो ये आपका गोंद। गोंद क्या है, कोलाइड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गोंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो ये आपका नमक क्या है, यौगिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नमक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में अधातु कौन है। तो ये आपका आयोडीन। आयोडीन क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। तो ये बनता है यौगिक। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा यौगिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो कोलाइडन। कोलाइडल क्या है, यह तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12 कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो ये आपका गंगा जल। गंगा जल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी गंगा जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। तो क्या है, स्रावित जल, यह शुद्ध पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि यौगिक में तत्वों का अनुपात। तो यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि परिक्षिप्त प्रायवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं कोलाइडन विलयन। क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो किस विधि से करते हैं, इसको हम ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाना यह किस विधि द्वारा होता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो ऑप्शन है इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वपातन विधि से, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 17 है कि दूध को क्रीम से पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है आपका अपकेंद्रीकरण। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वह विधि है आपका अपकेंद्रीकरण। दूध से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया ये आपका है, किस विधि से होता है? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। जो रंग वाले घटक जो होता है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है तो किस विधि से करते हैं इसको? क्रोमेटोग्राफी विधि से करते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो इसको करते हैं पृथीकारी कीप द्वारा। पृथीकारी कीप द्वारा होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 कहता है फ्रेंड्स कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है तो किया जाता है आपको क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किया जाता है काली स्याही में उपस्थित डाई को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो ये किया जाता है सरल आसवन द्वारा। सरल आसवन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को सरल आसवन द्वारा अलग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 22 कहता है निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान हो। जिसमें सभी कण क्या हो? समान हो। वैसे पदार्थ को शुद्ध कहते हैं जिसमें सभी कण क्या हो? समान हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 23 है, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिश्रण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह मिश्रण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने है, निम्न में यौगिक को चुने तो जल हो जाएगा। जल क्या है? यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? तो यौगिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने तो समांग और असमांग। मिश्रण दो प्रकार के होता है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 28 है, सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है तो विषमांग मिश्रण में दो प्रायावस्थाएं होती है जैसे निलंबन। ठीक है, यही सही कथन होगा इसका। विषमांग मिश्रण में क्या होता है? दो प्रायावस्थाएं होती है जैसे निलंबन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने, तत्व है। तत्व क्या है? तत्व ये क्या है आपका? सरलतम पदार्थ है और समान परमाणुओं से निर्मित होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने, निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो ये आपका सोना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन है, डिग्री नहीं 25 केल्विन से कम होता है, के मिश्रण को पृथक्करण किया जाता है तो ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 32 कहता है फ्रेंड्स,
कि वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रवाहजी आसवन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? तो ये आपका बादल। बादल क्या है? कोलाइड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? तो ये आपका गंधक ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। उसके बाद नौशादर, आयोडीन, कपूर, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातित हो सकता है, लेकिन गंधक ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो ये आपका नमक को जल में घोलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 से आपके सामने है कि द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुनने। तो इसमें पारा क्या है? द्रव है, ठीक है। पारा धातु द्रव धातु पारा हो गया और द्रव अधातु आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। को ऐसा प्रश्न आता है कि कौन कौन अधातु होते हुए भी द्रव है, द्रव्य अवस्था में होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 40 कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तो ये आपका ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है और यह क्या है? अधातु है। तो कौन ऐसा जो तत्व है ना, जो विद्युत का धातु होते हुए सुचालक है? तो ये आपका है ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ये आपका है जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको कहते हैं उपधातु। तो जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि क्लोराइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो क्लोराइड को हम कण को हम नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। क्लोराइड जो है ना, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि क्लोराइड को नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है आपके सामने, क्लोराइडी विलयन के कणों का आकार होता है? तो ये होता है समान विलयन के कणों से बड़ा। क्लोराइडी विलयन के कणों का आकार क्या होता है? समान विलयन के कणों से बड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, बालू और नौशादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो ये आपका है ऊर्ध्वपातन। बालू और नौशादन के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने, निम्न में कौन जल के साथ क्लोराइडी विलयन बनाता है? तो ये आपका है गोंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने, इनमें कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है। अगला प्रश्न, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो बनता है? तो यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 कहता है फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपित माध्यम ठोस है? तो ये आपका है जेल। निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? तो ये आपका है जेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 कहता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो क्लोराइड को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इमल्शन। क्या कहलाते हैं? इमल्शन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 से आपके सामने है,
ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलयता क्या होता है, घट जाती है। ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलयता क्या होता है, घट जाती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने फ्रेंड्स। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा आप पृथक करेंगे? साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा रवाकरण विधि द्वारा, रवाकरण विधि हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने। बादल एक है तो बादल क्या है, कोलाइड है। क्या है, कोलाइड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 की तरफ। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? तो ये आपको हम उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है तो उसे दृढ़ बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते हैं, कौन सा धातु, तांबा मिलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये आपका दूध से मक्खन बनाना। दूध से मक्खन बनाना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? तो ये आपका तांबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है? चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है? तो ये बनता है निलंबन। क्या बनता है? निलंबन बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वायु। वायु क्या है? मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 58 है कि सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो ये आपका हो जाएगा 3.15 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 59 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? तो सोडा जल। इसका आंसर हो जाएगा सोडा जल, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 60 कहता है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचाने? तो समुद्री जल हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने फ्रेंड्स। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या 11 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है निम्न में चमकीली अधातु कौन है? तो आपका आयोडीन। आयोडीन क्या है? चमकीली अधातु है। याद रखिएगा, आयोडीन क्या है? चमकीली अधातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, ठीक है, किंतु जल के गुण होते हैं। तो जल का गुण क्या होता है? जल जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो जल के गुण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। जल जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण जो होता है ना, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 64 है निम्नलिखित में उपधातु को चुने? तो ये आपका हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने है। अगला प्रश्न नंबर 65 कहता है निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो चांदी नहीं है मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 66 कहता है फ्रेंड्स निम्न में मिश्र धातु कौन है? तो ये आपका पीतल। पीतल क्या है? मिश्र धातु है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? सही नहीं है को चुनना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, यह जो है ना सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 68 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो ये आपका चीनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन यौगिक है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्न में द्रव धातु को चुने, तो पारा। पारा क्या है? द्रव धातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 है आपके सामने। निम्न धातुओं में कौन रंगीन नहीं है? तो ये आपका श्वेत फास्फोरस रंगीन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 72 कहता है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मिश्रण। एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को यौगिक क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है, तो विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कहता है कि विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 75 कहता है कि विलयन है तो समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 है आपके सामने फ्रेंड्स। वह विलयन के 720 विलायक में, वह विलयन के 720 नहीं है सॉरी 320 विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता होगी, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 11.1%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 71 है कि एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समाविष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाता है निलंबन। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समाविष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाता है निलंबन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 78 कहता है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? तो टिंडल प्रभाव। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? टिंडल प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है? तो ये आपका हो जाएगा स्टार्च का विलयन। स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 है आपके सामने। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? तो ये आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? यह विलयन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो ये आपका जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 82 आपके सामने। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा कोयले का जलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 है आपके सामने। खरिया है, तो खरिया यह एक क्या है? यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है आपके सामने फ्रेंड्स।
रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये आपका है निलंबन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण है, सॉरी निलंबन नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ABC। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये आपका है कोलाइट का उदाहरण है। किसका है? कोलाइट का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 है आपके सामने। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। तो ये कहलाता है आपका ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है आपका ब्राउनी गति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो ये आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 87 कहता है फ्रेंड्स, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 88 आपके सामने है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 89 है आपके सामने फ्रेंड्स। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो ये आपका समांग होता है। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो समांग होता है। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक क्या है? तत्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 91 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 91 है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कागज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 92 है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो संगमरमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर क्या है? यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो ये आपका आयरन क्या है? धातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 की तरफ। प्रश्न नंबर 94 कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो बारूद इसका आंसर हो जाएगा बारूद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका कौन? नमक का जल में विलयन यह ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 की तरफ। प्रश्न नंबर 96 कहता है फ्रेंड्स, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? तो हम करते हैं इसको ऊर्ध्वपातन विधि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 है आपके सामने। निम्न में से किस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों किस में होता है? तो ये होता है झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। ठीक है, इसमें जो होता है ना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में कौन सी धातु हथेली की गर्मी से पिघल जाती है? तो ये आपका है गैलियम धातु जो है ना, यह हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 99 है। निम्न में कौन टिड्डल प्रभाव दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्टार्च का घोल टिड्डल प्रभाव को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 है। निम्न में तत्व कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन क्या है? तत्व है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 101 है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पौधे का विकास ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 102 है। निम्न में कौन कोलाइडी नहीं है? तो दूध कोलाइडी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 103 है। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो ये आपका हो जाएगा खरिया का जलीय घोल, ये क्या है? निलंबन है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दूध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो कोयला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 106 है, निम्न में विषमांग मिश्रण कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न नंबर 107 है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ये आपका हो जाएगा जल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन धातु नहीं है? तो आयोडीन। आयोडीन धातु नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में तत्व कौन है? तो ये आपका है हीरा। हीरा क्या है? तत्व है और सबसे कठोर है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 110 है आपके सामने, सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना है, हवा और बारूद मिश्रण है। ये सही बात है, हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो ग्रेफाइट ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स 112 है। प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? तो जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो ये आपका दूध का फटना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी मिश्रण में, तो किसी मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व को हो सकते हैं। दो तत्व और एक यौगिक हो सकता है। दो या दो से अधिक यौगिक हो सकता है। उपयुक्त इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोलाइडी विलयन। देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो संगमरमर एक यौगिक है, यह सही है। ठीक है, संगमरमर एक यौगिक है। तो इस तरह से चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फ्रेंड्स हम पढ़ लिए। अब हमारा अगला चैप्टर का शुरुआत होगा और अगला चैप्टर होगा मेरा परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु आपका ये अगला चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास 9th का केमिस्ट्री का। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? तो ये आपका है स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात का नियम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो ये आपका है डाल्टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो यह होता है आपका परमाणु होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो ये आपका है आर्गन। आर्गन में एक परमाणु होता है। ठीक है, एक परमाणु अणु होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गन। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तत्व ए और बी की संयोजकता क्रम से 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है। तो ये आपका होता है A2B3। A2B3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। तो ये होता है आपका Na3PO4 होता है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है कि डाल्टन के अनुसार डाल्टन के क्या है? यह परमाणु होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 18 है। सॉरी, प्रश्न नंबर 18 नहीं, प्रश्न नंबर 8 है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? तो ये होता है 16 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है, तो उनसे निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा Y3X2 हो जाएगा, Y3X2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है तो 71 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने फ्रेंड्स, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो ये आपका होता है 11.1% होता है जल में हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो ये होता है आपका 1:8 होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो यह पाया जाने वाला आपका है आर्गन। आर्गन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, तो ये आपका होगा 9 ग्राम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, ये सब नॉमिनिकल क्वेश्चन बनाने वाला है, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि 1.8 H2O में अणुओं की संख्या है, कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.22 गुने 10⁻22 होता है। ठीक है, 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितना? 6.022 गुने 10⁻22 होता है। पावर नहीं, इसको 1022 बोलिए। 6.022 गुने 1022 होता है 1.8 H2O में अणुओं की संख्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? तो ये होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.22 गुने 10⁻22 होता है। अवोगाड्रो संख्या की मान होता है, अवोगाड्रो संख्या की मान कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻22। सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6.022 गुने 10⁻23 होता है अवोगाड्रो संख्या का मान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23 होता है अवोगाड्रो संख्या का मान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 3:1 होता है। मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, एक बूंद जल में कितने अणु है? एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम है, तो इसमें हो जाएगा 1.67 गुने 10⁻21 होता है। एक बूंद जल में कितने अणु होता है? 1.67 गुने 10⁻21 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से क्या होता है? तो ये होता है आपका समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम? किसमें होगा सबसे अधिक? तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम सबसे अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 21 कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आपका कौन सा? चलिए फ्रेंड्स लगाइए, आप ऑप्शन डी हो जाएगा। STP पर किसी भी गैस का 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है। ये आपका जो है आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने फ्रेंड्स, सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार है, किस प्रकार है? Na सोडियम का संकेत हो गया और सल्फेट का संकेत होता है SO4।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, टीन और लेड के संकेत, टीन और लेड का संकेत इस प्रकार है। तो टीन के लिए होता है आपका एसएन और लेड के लिए होता है पीबी। ये संकेत होता है टीन और लेड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान इकाई है तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किस में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगा? तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 26 है। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो ये होता है 2.618 गुने 10 के पावर 22 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र है तो CA3PO4 का होल 3 होता है। ठीक है, ये कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ये आपका होता है 8 ग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 30 है। 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संजोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो 8 ग्राम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 31 है कि कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान जो होता है यह 2 गुने 10 के पावर 23 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 32 है कि फ्लोरीन का संकेत है तो फ्लोरीन का संकेत होता है एफ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा आंसर। नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोरोन का संकेत निम्न में कौन है? तो बोरोन का संकेत जो होता है यह बी होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, किसी तत्व की संयोजकता, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोग करने की क्षमता है। हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिसमें तत्व की 1 परमाणु संयोग करता है। परमाणु के क्या है, तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ये सभी क्या है, तत्व की संयोजकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 37 कहता है, निम्न में कौन द्विसंयोजित तत्व है? तो ये आपका है आपका मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? तो ये आपका कॉपर है, कॉपर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 39 के रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन भी किया था, प्राउस्ट भी किया था और लेवोजियर भी किया था। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो ये आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो यह करता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है, यह किस नियम के अनुकूल है? तो यह आपका है स्थिर अनुपात का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने फ्रेंड्स। सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना है तो सही कथन यहाँ हो जाएगा आपका, आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 कहता है कि यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 हो तो उनसे निर्मित यौगिकों का अनुसूत्र होगा, तो X3Y2 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र है तो Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र Na2SO4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 से लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित है, तो लोहा के संकेत होता है Fe और चांदी का होता है Ag। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 कहता है, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकताएं है तो होता है 3 और 4। अमोनिया में 3 होता है और अमोनियम क्लोराइड में 4 होता है, तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 47 कहता है कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है तो होता है 22.4 लीटर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की तरफ, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र क्या है? CH2O है। तो यौगिक का अनुसूत्र है, तो यौगिक का अनुसूत्र यह आपका हो जाएगा C4H8O4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन चतुष्क परमाणु अणु है? तो ये आपका हो जाएगा SO3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है तो यह आपका परमाणुकता कहलाता है। परमाणुकता इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51 है फ्रेंड्स, अमोनिया जिसका अनुसूत्र होता है NH3, तो अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? तो ये आपका होता है 3 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 52 है कि एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र है तो CH2 होता है, CH2O होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 53 है, CaCO3 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये आपका होता है 5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने, 3 ग्राम H2 के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना O2 चाहिए? तो आपका 24 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने, निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित होता है? तो यह आपका होता है आर्गन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने, जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है तो ये होता है आपका 3 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने, 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपका कनाद ने किया था। किसने किया था? कनाद ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने फ्रेंड्स, STP पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो यह होता है आपका 22.4 लीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने, सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम के एक परमाणु का भार क्या है? तो ये होता है 3.8 × 10⁻23 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने फ्रेंड्स, कि 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या है? तो ये आपका है अणु।
प्रश्न नंबर 61 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 कहता है कि परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो ये आपका है नैनोमीटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, चांदी और सोना के संकेत है, तो Ag और Au। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, तो ये आपका होता है 63 U होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने, मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 16 का परमाणु हीलियम जिसका दिया हुआ है आपका 4 के परमाणु से कितना गुना भारी है? तो ये आपका होता है 4 गुना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 33.5 है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो यह होता है 5.83 गुने 10 के पावर 23 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने फ्रेंड्स, किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या है, तो ये आपका है 14.22 गुने 10 के पावर 23। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो 5.33 गुने 10 के पावर 23 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने कि 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल है? तो 0.5 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान होता है? तो 3 प्रकार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 71.62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 है? तो ये आपका हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 30, जिसमें P 30 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 गुने 10 के पावर 30 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या है? तो ये जिसमें A दिया हुआ है 63.5 ग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.25 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 की तरफ, 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है, इसमें कितने अणु विद्यमान होता है? तो होता है 1.673 गुने 10 के पावर 21 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, STP पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, तृतीया का रासायनिक सूत्र है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि डोबेराइन का अनुसूत्र B2H6 है, इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या है? तो ये होता है BH3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 की तरफ। प्रश्न नंबर 77 कहता है कि संयोजकता है, तो संयोजकता क्या है? ये आपका संयोजन की क्षमता को दर्शाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 है कि फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अनुसूत्र है, तो फ्लोरीन का अनुसूत्र होता है 60। C60 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता प्राप्त के अनिश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये आपका है परमाणु के निर्माण या विनाश नहीं होता है, परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं होता है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो है ना व्याख्या करता है। परमाणु का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो यह होता है N2O। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है, तो यह होता है Al2SO4 तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 3 समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4, केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 4 अब हमारा शुरुआत होगा। चलिए इसमें जो दिया हुआ है प्रश्न उसको पढ़ते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें पहला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये आपका था परमाणु केंद्रक के लिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो ये होता है आपका न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है, तो यह 281, ठीक है, 281 होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो जे टॉमसन था। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन था, जे टॉमसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो ये था आपका चैडविक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे, तो प्रोटॉन की खोज करने वाला ये था आपका रदरफोर्ड था प्रोटॉन की खोज करने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है परमाणु के मौलिक कौन होता है, तो परमाणु के मौलिक कौन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कौन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना, ये जो होता है ना परमाणु के नाभिक में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ कि नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो यह करने वाला था रदरफोर्ड। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ कि द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, वह प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु की संख्या निम्न में किसके बराबर होती है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है, तो ये आपका है परमाणु संख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। जिसमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से किस तत्व का समस्थानिक नहीं होता है, तो सोडियम का समस्थानिक नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं, तो सबसे अधिक समस्थानिक जो होता है टीन का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो C60 का होता है। C60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने फ्रेंड्स कि एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। I123 का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है, तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है, कहाँ चला गया, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने फ्रेंड्स निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा हीलियम जो है ना हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ये कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ये आपका होता है 12। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, तो ये आपका 14C और क्या है, 14C है और वो 16 है। ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने निम्न में समभारिक युग्म कौन है, तो ये आपका हो जाएगा K और Ca। ये क्या है, समभारिक युग्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, तो 60CO का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 की तरफ केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो यह है प्रोटॉन का। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 की तरफ हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? तो यह क्या है? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केनाल किरणें की खोज किसने की थी? तो यह करने वाला था आपका गोल्डस्टीन। केनाल किरणें की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने। नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है? तो होता है 10,000 गुना, 10,000 गुना बड़ा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई? तो ये किया था नाभिक का खोज। रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसका खोज हुआ था? नाभिक का खोज हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 32 है फ्रेंड्स। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है तो केवल द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। कक्षा के ऊर्जा स्तर तो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की तरफ। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है तो यह होता है 2n2 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की तरफ। नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ। निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो होता है बी और Al का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 की तरफ। नाभिक के निकटतम परमाणु की दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है तो ये आपका उत्तर ए हो जाएगा, K और L। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने कि Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होता है? तो ये आपका होता है 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो हीलियम में, He में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी होता है? तो होता है 10,000 गुना बड़ा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पल्म पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये करने वाला था आपका रदरफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 की तरफ। निम्न में से किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है? तो सोडियम पोटेशियम का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने। निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? तो ये आपका है M में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 17 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 की तरफ। 614 कार्बन के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है तो 20 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण किसके समान होता है? तो ये होता है हीलियम नाभिक के समान होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 49 है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? तो ये आपका है Cl और Br। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 50 कहता है कि एक परमाणु पर कुल आवेश 1 है और क्या है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा 37। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 30 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 की तरफ। निम्न में कौन सम न्यूट्रॉनिक है? तो ये आपका होगा C14 और O16। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्रमशः तो ये आपका होता है 1 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है, यह 2 हाइड्रोजन परमाणु के संयोग कर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तो उपयुक्त इसका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। सही कथन को चुने। तो परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है किंतु आयन
अस्थायी होता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित होते हैं क्योंकि निमांक होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की तरफ। निम्न में कौन सा युग्म समभारिक नहीं है? तो ये आपका है कार्बन 12 और कार्बन 14 समभारिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की तरफ। समभारिक के क्या होता है? समभारिकों को क्या है कि यह जो होता है परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने फ्रेंड्स। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो ये होता है के होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है, तो ये आपका है के कक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? तो ये आपका होता है सिलिकॉन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। इनमें कौन अक्रिय गैस है? तो जिनोन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्फा कण है तो हीलियम का नाभिक और द्विआवेशित कण होता है। ए और बी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की तरफ। किसी परमाणु में समान संख्या में पाया जाने वाला कण के युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यह हाइड्रोजन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे। तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये था आपका मिल्टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है। परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई, धन आवेश, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से लगभग कितना गुना भारी है? तो यह है आपका 2000 गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा के प्रकीर्णन प्रयोगों से क्या खोजा था? तो नाभिक खोजा था। अगले